Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the connected class. I am Sohail, your mathematics teacher, and today we are starting from the question number 4. प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हम 8.1 सॉल्व कर रहे थे. आपका पेज नंबर था 163 और पहले 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे. इनमें हमने क्या देखा था? इनमें हमने ग्रेडियंट यानी कि स्लोप को डिस्कस किया था, हमने इंक्लिनेशन यानी कि एंगल को डिस्कस किया था, और थर्ड, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेयर ऑफ पॉइंट्स आएँ तो उनके लिए स्लोप का डिफरेंट फार्मूला क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था. आज जो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे तो उसमें एक तो ये 2 इम्पोर्टेंट केसेस हैं जो मैंने सामने लिखे हुए हैं, और दूसरा स्लोप का जो फार्मूला होगा वो प्रीवियस क्लास वाला ही यूज़ होगा, दैट इज़ y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से. इफ़ a एंड b फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. अगर आपके पास a और b 2 पॉइंट्स गिवन हैं, यानी कि एक पॉइंट a है विच इज़ -2 एंड 6 और b है 7 एंड -3. अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इनका स्लोप फाइंड आउट करना है, और फिर हम नीचे लिखा हुआ है कि पैरेलल टू दी ए बी, इसी लाइन के ए बी के पैरेलल अगर हो तो क्या होगा, और दूसरा पॉइंट है कि अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा जी. तो सबसे पहले m यानी कि स्लोप ऑफ जो ए बी होगा वो किसकी इक्वल होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. तो एक फार्मूले का माइनस है, इसको हम पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हमने. स्टार यहाँ पे दोबारा लगा देते हैं ताकि आपको याद रहे. तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे जी. तो अब ये वैल्यू आपके पास बन रही है -9 ओवर 9. द आंसर इज -1. अब ये हमने क्या फाइंड आउट किया, ये हमने सिंपली स्लोप फाइंड आउट किया है. अब हम आते हैं इनके जो पार्ट्स हैं ना उनकी तरफ और देखते हैं कि पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा. पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, पैरेलल टू ए बी. अच्छा, पैरेलल का मतलब ये होता है, अब जिस तरह आपको पता है कि कोई भी 2 लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो सेम होता है. उसकी रीज़न क्या है, अब जिस तरह ये 2 लाइंस हैं दोनों पैरेलल हैं तो x के साथ जो उनका एंगल होता है वो सेम होता है. इस वजह से उन दोनों का स्लोप या जितनी मर्जी लाइंस होंगी जब वो पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा. अब पैरेलल टू ए बी इसका मतलब है कि हमारा जो रिक्वायर्ड स्लोप होगा ना पैरेलल के केस में वो भी -1 ही होगा. एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूं कि लाइंस जितनी भी पैरेलल होंगी उन सब का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा. ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि अगर लाइन पैरेलल्स होंगी तो उनके स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, या उनके लिए एक फार्मूला है जो परपेंडिकुलर में हम डिस्कस करेंगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा या नन ऑफ दीज होगा. तो ये पहला केस था पैरेलल का. अब दूसरा है परपेंडिकुलर टू ए बी. अगर एक लाइन है जो कि ए बी के साथ परपेंडिकुलर है यानी कि 90 का एंगल बना रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज m1 m2 इज इक्वल टू -1. ये भी MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो 2 स्लोप्स होंगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा. अब सबसे पहले क्या है कि ये जो m1 है ना, यहाँ पे इस m1 की जगह पे मैं वैल्यू लिखूंगा कौन सी, ये जो मैंने m यानी कि स्लोप फाइंड आउट किया है, तो मुझे दूसरा जो परपेंडिकुलर वाला स्लोप होगा वो मेरे पास निकल आएगा. लेट्स से -1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. तो m2 किसकी इक्वल होगा, -1 डिवाइडिंग बाय -1. तो जो दूसरा स्लोप होगा वो 1 के इक्वल होगा. तो जब परपेंडिकुलर का केस होता है तो क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि उन दोनों जो स्लोप्स होंगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा. तो जो आपके पास स्लोप है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर, उसकी वैल्यू लगाएं और दूसरे की आप फाइंड आउट कर लेंगे. इसका एक और आसान तरीका भी है जिसको आप जो है वो डायरेक्टली भी, अगर आपको आइडिया हो तो आप कर सकते हैं,
कि अगर आपको परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना हो ना, तो जो स्लोप आपका गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो गिवन स्लोप था वो -1 के इक्वल था, अगर उसको नेगेटिव के साथ इन्वर्ट कर दें तो भी परपेंडिकुलर का जो स्लोप है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेगेटिव के साथ इन्वर्ट का क्या मतलब है, यानी कि ये मैं नेगेटिव का इन्वर्ट उसको एक एग्जाम्पल से डिफाइन करता हूं। लेट्स से आपके पास एक स्लोप है 5/2। अब आपने केस निकालना है परपेंडिकुलर का कि अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या स्लोप होगा। तो जो आपका स्लोप होगा ना वो बनेगा, नेगेटिव के साथ आपने इस वैल्यू को उल्टा कर देना है, तो क्या बन जाएगी वैल्यू 2/5 बन जाएगी। नेगेटिव के साथ उस वैल्यू को इन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो आपका परपेंडिकुलर के सिलसिले में स्लोप निकल आएगा। इसको आप अगर इधर वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसका इन्वर्ट क्या होगा, जब नेगेटिव के साथ आप उल्टा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और दूसरा, इसी के सामने फार्मूला लिखा पड़ा हुआ है, अगर आपको समझ ये वाला आता है या ये वाला आसान लगता है, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट्स से 5/2 मैं यहाँ पे पुट करूँ और m2 निकाल लूँगा, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 5/2 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/5 हो जाएगी। देख लेते हैं इसको, 5/2 into m2 is equal to -1, so the m2 is equal to -2/5। कैसे हुआ, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2/5। स्टेप उसमें भी वही हुआ है। अगर आपको डायरेक्टली याद आ जाए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और फार्मूला भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो ये थे परपेंडिकुलर के केसेस और पैरेलल के केसेस। अब इससे रेलिवेंट आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि पैरेलल के भी केसेस आएंगे, स्लोप्स पैरेलल हैं, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करें, स्लोप्स को पैरेलल शो करें, स्लोप्स परपेंडिकुलर हैं तो अननोन फाइंड आउट करें। तो अगर आपको ये फार्मूले उनसे रेलिवेंट आते होंगे तो आप आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू इज 4। जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी 7.2, वहाँ पे भी एक अननोन एमसीक्यूज जो थे, एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन था जिसमें हमने अननोन जो वैल्यू है वो फाइंड आउट की थी। अगर आपने एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं तो आप उसमें से वो अननोन वाला जो केस है उसको चेक करेंगे कि अगर गिवन चीज़ हो, मिड पॉइंट के लिए वहाँ पे था। अब यहाँ पे क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है कि x फाइंड आउट करें इफ स्लोप ऑफ द लाइन ए और b हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं 3 and x और b का जो पॉइंट है वो है 5 and 8 और इनका जो स्लोप है वो 4 के इक्वल है। देखिए, आपको एक चीज दे दी गई है कि अब आप अपना स्लोप निकालेंगे, आपका कोई भी स्लोप की वैल्यू आ गई, x की फॉर्म में कुछ भी आ गया, आपने उस वैल्यू को इस 4 के इक्वल रखना है जो हमारे पास गिवन स्लोप है। तो हम सबसे पहले तो ए बी जो स्लोप है अपना वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। द आंसर इज 8 माइनस x डिवाइडिंग बाय 2। अब ये कौन सा स्लोप है, ये हमने जो अपना स्लोप निकाला है वो हमने फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू आ रही है 8 माइनस x डिवाइडिंग बाय 2। अब ये जो ए बी हमारा स्लोप है ना, ए बी स्लोप इज इक्वल टू 4। ये 4 के इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि वो जो स्लोप है ए बी का दैट इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल कर देंगे लाइक दैट। जो हमने अपना स्लोप फाइंड आउट किया है ना, उसको जो गिवन स्लोप है उसके हम इक्वल रखेंगे और जो हमारे पास अननोन वैल्यू होगी ये वाली वो फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करना है, आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये मैंने क्या किए हैं, 2 दूसरी साइड पे जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा। आपको x की वैल्यू चाहिए तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू x। ये क्या हुआ है, ये x इधर नेगेटिव वैल्यू थी, ये दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो गई और ये जो 8 है ये इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव। द आंसर ऑफ x इज इक्वल टू 0। आप 0 इज इक्वल टू x लिखें या x इज इक्वल टू 0 लिखें, दोनों सूरतों में आपकी जो x की वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 के ही इक्वल रहेगी। फर्क कहाँ पे पड़ेगा,
जब दो इकट्ठी एट अ टाइम वैल्यूज चेंज होंगी, इधर से उधर जाएगी और उधर से एक वैल्यू इधर आएगी, जहाँ पे वैल्यूज एक से ज़्यादा होंगी। तो ये कौन सा केस था? ये एक केस था पैरेलल का, कि अगर स्लोप आपका जो गिवन स्लोप है वो आपको जो दिया गया स्लोप है उसके इक्वल रखें और अननोन फाइंड आउट करें। अब इसी तरह का ही बिल्कुल सेम केस है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के एंड पे आपके लिखी हुई हैं यही दो चीज़ें। 6 के एंड पे क्या लिखा हुआ है? पैरेलल, आखिरी वर्ड, और 7 का आखिरी वर्ड क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर। तो अब पैरेलल और परपेंडिकुलर का एक एक केस हम डिफाइन करते हैं, उनका हम स्लोप्स निकालेंगे दोनों सूरतों में, और जो अननोन अगर पूछ रहे हैं तो वो निकालते हैं। 6 क्वेश्चन, फाइंड के इफ लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो कौन से क्वेश्चन पे चले जाएं? क्वेश्चन नंबर आप 4 पे चले जाएं, वहाँ पे हमने पैरेलल का केस डिफाइन किया है। तो अब देखते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन से पार्ट हैं जी? ए है, दैट इज के एंड 2, और बी की वैल्यू है हमारे पास 3 और 5। ये एक पेयर दिया गया है। एंड सी डी, हम इनको थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। 5 एंड -1, और डी की जो वैल्यू है वो है 8 एंड 7। और इस चीज़ को हम हाईलाइट कर देते हैं कि पैरेलल है। इससे रेलिवेंट आपका क्वेश्चन है। अब एंड पे आपको बताऊंगा कि अगर इस क्वेश्चन को SLO बेस्ड यानी कि थोड़ा सा चेंज करें तो क्या होगा और कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ए बी का जो स्लोप है ना वो हम फाइंड आउट करते हैं, और फिर आगे देखते हैं सी डी का स्लोप, और फिर उनके साथ ये जो वर्ड है उससे रेलिवेंट हम क्या काम करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी 5 - 2 डिवाइडिंग बाय 3 - k, y2 - y1 डिवाइडिंग बाय x2 - x1। तो 5 - 2 3 डिवाइडिंग बाय 3 - k। ये हमारा एक जो स्लोप है ए बी का वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं दूसरे स्लोप पे, सी डी का जो स्लोप है। वही फार्मूला दोबारा यूटिलाइज होगा। 7 + 1 कर दिया है और 8 - 5 कर दिया है। y2 - y1 ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। x2 - x1 यानी कि 8 - 5। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8/3। ये किसका स्लोप हो गया? C और D का स्लोप। CD = 8/3 एंड AB = 3/3 - k। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि AB एंड CD आर पैरेलल, एज AB एंड CD आर क्या हैं जी? पैरेलल हैं। तो क्या इंप्लाइज होगा? क्या इंप्लाई करेंगे? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। इन दोनों के जो स्लोप्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब इनको इक्वल करते हैं, और हमारा मेन काम क्या था? हमारा मेन काम था k की वैल्यू को फाइंड आउट करना। आई होप कि यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब आपने क्या करना है? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और k की वैल्यू को अलग करना है। यहां से आगे जो एक स्टेप में यहां पे सॉल्व कर देता हूं। ये देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 3 इज इक्वल टू 8 × 3 - k। जस्ट एक से दो स्टेप यहां पे रिमेनिंग है। k की वैल्यू वो आपने इसको खुद से फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करके आपने k की वैल्यू निकाल ली। तो ये था हमारा पैरेलल का केस। अब मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि हम इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर इस पैरेलल जो वर्ड है इसको मैं कर दूं परपेंडिकुलर, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। फाइंड के
इफ द स्लोप्स ऑफ लाइन ए बी और सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, एसएलओ बेस्ड हो गया, नया क्वेश्चन बन गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें परपेंडिकुलर के केस में 6 क्वेश्चन को, तो वो आप खुद सॉल्व करेंगे और देखेंगे उससे के की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब एक हम परपेंडिकुलर का भी केस सॉल्व करते हैं और वो है हमारा 7। फाइंड के इफ द लाइन्स पी क्यू एंड आर एस आर परपेंडिकुलर। के ही फाइंड आउट करना है, सिर्फ नाम चेंज कर दिए गए हैं। ऊपर आपके पास ए बी और सी डी थी, यहाँ पे क्या था, पी क्यू है और आर एस है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो तो स्लोप फाइंड करने का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ही फाइंड आउट करना है और हमारे पास P के जो पॉइंट हैं वो हैं -1 and 2 और Q के जो पॉइंट हैं वो हैं 4 और 7 एंड दूसरे कौन से पॉइंट हैं जी, R और S। R के जो हमारे पास पॉइंट हैं वो हैं 2 और K और S जो पॉइंट है वो है हमारे पास 7 और 10। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है और इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, जिसके रेफरेंस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर। कि ये जो वर्ड है ये डिफाइन करेगा कि हम कौन सा फार्मूला इनके लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम स्लोप निकालेंगे। पहला स्लोप यानी कि लेट से हम इसमें इसको m1 कह देते हैं। किसका स्लोप है, PQ का जो स्लोप है ना, उसको हम m1 का नाम दे देते हैं। उसकी वजह आपको स्लोप निकालने के बाद बताऊंगा, क्योंकि आपने एक फार्मूला मेमोराइज किया हुआ है, m1 एंड m2 इज इक्वल टू -1। जब दो जो लाइंस के स्लोप परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने पहला जो स्लोप है उसको m1 का नाम दे दिया, दूसरा जो स्लोप होगा मैं उसको m2 का नाम दे दूंगा। तो पहला स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। तो ये जो स्लोप है 7 - 2, आंसर इज 5 और डिवाइडिंग बाय 5। तो पहला जो आपका स्लोप आ रहा है वो 1 के इक्वल आ रहा है। अब आते हैं दूसरे स्लोप पे जो कि m2 हमारा स्लोप है और वो किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ आर एस का है, विच इज 10 माइनस के डिवाइडिंग बाय 7 माइनस 2। आई होप अभी आपको फार्मूला क्लियर होगा कि जब हमारे पास दो पेयर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है। ऊपर 10 माइनस के को कुछ बच्चे 9 कर देंगे, ठीक है, लेकिन k एक अलग चीज़ है, 10 एक डिजिट है, वो अलग चीज़ है। k के अंदर से ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ जो सेम डिजिट और डिजिट्स होंगे वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लाइक 7 माइनस 2 द आंसर इज 5। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास दूसरा स्लोप है। अब आते हैं इस वर्ड की तरफ कि ये वर्ड हमें क्या बता रहा है और हम इसके अकॉर्डिंग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एज परपेंडिकुलर को हम इस तरह उल्टा टी भी लिख सकते हैं। एज परपेंडिकुलर क्या मतलब होगा इसका, ये फार्मूला यूज होगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो आपने क्या करना है, m1 की जगह पे उसकी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, विच इज 1, और m2 की जगह पे 10 माइनस के डिवाइडिंग बाय 5 इज इक्वल टू -1। ये हमने क्या किया, उसी फार्मूले के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। 1 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस के डिवाइडिंग बाय 5 इज इक्वल टू -1। 5 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 माइनस के इज इक्वल टू -5। अब k को हमें अलग करना है,
k हमें वैल्यू में चाहिए, तो ये k दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा जब ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा, और ये जो माइनस k होगा ये साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। द आंसर ऑफ k इज 15। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन कौन सा था जी, हमारा 7 क्वेश्चन था। अब आपने इसको चेंज करके कैसे कर सकते हैं, अगर इसका भी ये वाला जो वर्ड है परपेंडिकुलर, हम इसको अगर पैरेलल कर दें तो ये आपका एक नया SLO बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी एज ए असाइनमेंट के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे आपने खुद से सॉल्व करना है, ताकि एक तो आपको डिफरेंस का पता चले और दूसरा आप खुद से उसको सॉल्व करना भी सीख लें। तो ये था हमारा 7 क्वेश्चन। अब 8 है, यूजिंग द स्लोप्स प्रूव दैट x, y एंड z आर कोलिनियर। कोलिनियर से आपको पिछला चैप्टर याद आना चाहिए। 7 चैप्टर में हमने कोलिनियर पॉइंट्स की बात की थी। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें वो क्या करेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब ये तो ठीक है, लेकिन स्लोप से उसको हम कैसे चेक करेंगे, हमने वहाँ पे भी चेक किया था। थोड़ा सा अपने ज़हन पे जोर दें कि वहाँ पे जब हमने कोलिनियर पॉइंट्स चेक किए थे तो एक छोटा सा फार्मूला लगाया था। एग्जाम्पल कौन सी दी थी, A, B, C कोलिनियर पॉइंट हैं। एक साइड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और अगली वाली साइड आपने खुद से कंप्लीट करनी है। अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो आपने घर में उसको देखना है कि D ऑफ AC किसके इक्वल था, ठीक है। तो वो तो था डिस्टेंस का केस। अब यहाँ पे है स्लोप्स का केस। तो स्लोप्स के केस में कोलिनियर पॉइंट का मतलब होगा कि उनके जो सारे स्लोप्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। अगर वो सारे स्लोप्स इक्वल आ जाते हैं तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे, यानी कि एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को कैसे हम बदल सकते हैं, यूजिंग स्लोप्स को अगर हटा दिया जाए, सिर्फ यहां पे आ जाए कि प्रूव दैट x, y, z आर कोलिनियर, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप जो डिस्टेंस वाला चैप्टर वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और स्लोप्स से भी सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक आ जाए कि स्लोप से ही करना है, फिर आप डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाएंगे, और अगर स्पेसिफिक आ जाए कि डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करें तो फिर आप स्लोप्स नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी एग्जाम में, आप उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्लोप्स के ज़रिए हम x, y, z को कैसे कोलिनियर शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x हमारे पास पॉइंट है 0 एंड -3, y हमारे पास है 4 एंड 7 और z हमारे पास है 6 एंड 12। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, दैट इज कोलिनियर। इस पे सारी जो होगी वो बातचीत होगी कि हमने चेक क्या करना है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं है। पहला स्लोप m1 किसका, x, y का। x और y, एक हम स्लोप क्या निकालेंगे, x, y निकालेंगे, एक क्या निकालेंगे, y, z निकालेंगे, और एक तीसरा वाला कौन सा होगा, वो x, z होगा। इन 3 स्लोप्स का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि उससे क्या हमारे नताइज मिल रहे हैं। तो पहला स्लोप x, y पे 7 + 3 डिवाइडिंग बाय 4 - 0। आई होप आपको फार्मूला आप डायरेक्ट एक स्टेप किया है तो आपने खुद से जज करना है कि इसमें क्या बात हुई है और फार्मूला कैसे लगा है। तो पहला जो स्लोप है दैट इज 5/2। ये हमने पहला स्लोप जो है x, y का वो निकाल लिया। अब आते हैं दूसरे स्लोप पे, वो कौन सा है जी, m2। y, z का जो स्लोप होगा वो हम निकालेंगे। तो 12 - 7 यानी कि y2 - y1 डिवाइडिंग बाय 6 - 4। 12 में से 7 आप माइनस कर दें, द आंसर इज 5/2। ये हमारा क्या है जी, ये हमारा दूसरा स्लोप है, ये हमारा पहला स्लोप था, इनको नाम दे दिया। अब तीसरा एक स्लोप रहता है हमारे पास विच इज m3
और वो कौन सा है, एक्स जेड स्लोप है। तो फार्मूला यूटिलाइज करें, 12 प्लस 3 डिवाइडिंग बाय 6 माइनस 0। तो कितना आंसर आ रहा है जी, 15 डिवाइडिंग बाय 6, द आंसर इज 5/2। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीसरा स्लोप है। क्या नतीजा आपके पास निकला, तीनों अगर आपके स्लोप्स जो हैं वो इक्वल हैं, एज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, ऑल स्लोप्स क्या हैं, इक्वल हैं, implies that x, y, z are collinear। अगर इनमें से कोई भी स्लोप दूसरे के इक्वल ना आता, भले दो इक्वल होते, वो हमारे पॉइंट्स क्या होते, वो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स ना होते। तो ये था कोलिनियर का केस। हमने कौन सी चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं, हमने पैरेलल का केस डिफाइन किया है, हमने परपेंडिकुलर का केस डिफाइन किया है, और अभी हमने कोलिनियर का केस डिफाइन कर लिया जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंड पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो तो कोलिनियर ही लिखा हुआ है, लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर हैं और जो 8 क्वेश्चन था उसमें कोलिनियर चेक करना था, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है कि जब आपको एक चीज बता दी जाए कि ऐसा है तो मतलब आपको रिजल्ट ऑब्वियस है। क्या रिजल्ट माइंड में आया कि स्लोप्स आर इक्वल। अब मैं आपको कहूं कि पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, चेक करें कि ये कोलिनियर हैं, आप उनके स्लोप्स निकालेंगे और उनको इक्वल शो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कोलिनियर है। अब मैं आपको कहता हूं कि सारे स्लोप्स इक्वल हैं, तो क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो आप रिवर्स में क्वेश्चन पे चले जाएंगे कि मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। तो रिजल्ट आपको मिल गया कि ये कोलिनियर है, आपने उसको इक्वल करना है और इक्वल करके y की वैल्यू निकालनी है। पहला स्लोप निकालेंगे PQ, दूसरा स्लोप निकालेंगे QR और तीसरा स्लोप निकालेंगे PR। तीनों स्लोप्स को इक्वल करके कोई सी दो यहां से आपने स्लोप्स की वैल्यूज इक्वल करके वहां से y की वैल्यू निकालनी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका एज ए होम असाइनमेंट है, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हम आते हैं अपने 10 क्वेश्चन पे। प्रूव बाय यूजिंग द स्लोप्स दैट ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। आप क्विकली प्रीवियस जाएं क्वेश्चन नंबर 3.7.1 का, कि वहां पे क्या था, वहां पे भी यही चीजें वो पूछ रहे थे। राइट एंगल ट्राइंगल चेक करें, इक्विलेटरल चेक करें, आइसोसेलेस चेक करें या स्केलियन चेक करें, लेकिन वहां पे डिस्टेंस फार्मूला था और यहाँ पे क्या है, स्लोप है। प्रोसीजर चेंज होगा, क्या था वहां पे उसको हम क्विकली थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं। वहां पे हमने पैथागोरस थ्योरम लगाया था और डिस्टेंस फार्मूले से हमने चेक किया था कि क्या वो राइट ट्राइंगल बना रही हैं या नहीं बना रही, यानी कि 90 एंगल है या नहीं। यहाँ पे नया वर्ड है कि यूजिंग द स्लोप, स्लोप्स के जरिए आपने इन तीनों को चेक करना है कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। सबसे पहली जो चीज है वो हम क्या करेंगे, इनके स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। A 3 and -1, B हमारे पास है -5 और -5, और C हमारे पास क्या है 1 and 3। ये क्या है जी, वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। सबसे पहला काम M1 AB का स्लोप निकालते हैं, y2 -y1 डिवाइडिंग बाय x2 -x1। द आंसर इज माइनस एंड माइनस कैंसल, 1/2। पहला जो स्लोप है वो हमारे पास आ गया 1/2। दूसरा स्लोप निकालते हैं M2 ऑफ B एंड C, y2 -y1 डिवाइडिंग बाय x2 एंड -x1। द आंसर इज 8/6 और इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो क्या होगी, 4/3 होगी। ये हमारे पास दूसरा स्लोप निकल आया। अब निकालते हैं थर्ड वन, तीसरा स्लोप निकालते हैं
ए सी का y2 माइनस y1 3 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 3 4 डिवाइडिंग बाय माइनस 2, या आप इसको क्या कह सकते हैं, -2 कह सकते हैं। ये हमारे पास तीसरा स्लोप है। तो तीनों स्लोप तो आ गए हैं हमारे पास। अब हमने बाय दीज स्लोप्स हमने चेक करना है कि क्या ये राइट ट्राइंगल है या नहीं। डिस्टेंस फार्मूला की मैंने आपको बता दिया, जब आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया था तो पाइथागोरस थ्योरम शो किया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, अगर कोई से दो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो अगर -1 की इक्वल आ जाए ना, तो फिर आप कहेंगे कि इसके अंदर एक एंगल 90 का है, क्योंकि परपेंडिकुलर का केस क्या होता है कि दो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 की इक्वल आना चाहिए। 3 स्लोप्स हैं, आप क्विकली खुद से देखें और जज करें कि कौन से स्लोप्स को मैं मल्टीप्लाई करूं कि वो -1 आ जाए। अगर आपको समझ नहीं आती आप बारी बारी चेक करेंगे। अगर आपको क्लियर हो जाता है, लाइक देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या है, m1 स्लोप है, m2 और m3। देखिए यहां पे m1 m3 इज इक्वल टू -1। चेक करते हैं इसको। m1 की वैल्यू क्या है जी, m1 की वैल्यू है 1/2, m3 की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू -1। ये और ये कैंसल, -1 इज इक्वल टू -1। कोई से दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, ये हमें ये नतीजा देगा, इंप्लाइज दैट ए बी सी फॉर्म राइट ट्राइंगल। ये क्या बनाते हैं, ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं इन, क्योंकि दो का जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो 90 की इक्वल है, इस वजह -1 की इक्वल है। इस वजह से हमें ये नतीजा मिलता है कि ए बी सी जो है वो क्या है, एक राइट ट्राइंगल, यानी कि उनके दरमियान एक एंगल क्या है, 90 का है। तो ये था डिफरेंस बाय यूजिंग स्लोप राइट ट्राइंगल शो करने में और बाय डिस्टेंस फार्मूला चेक करने में। तो ये हमने पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब 11 क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट है। यूजिंग स्लोप्स पॉइंट्स को चेक करने हैं, ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। क्वेश्चन नंबर 5 7.1 उसको चेक करें और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन तो नहीं बदलेगी, सिर्फ प्रोसीजर बदलेगा। प्रोसीजर में क्या होगा, यहाँ पे स्लोप्स हैं, वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला था, उसको आपने रीड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप स्लोप्स के जरिए इस 11 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ये जो आपके 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, और 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो 11 इज योर होम असाइनमेंट, और टिल 11 क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से इनको प्रिपेयर करना है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ क्वेश्चन नंबर 12। अल्लाह हाफिज़।